नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर संविधान की महत्वपूर्ण कक्षाएं हो रही हैं और उसके अंतर्गत हम जो आज पहुंच चुके हैं मूल अधिकारों की अंतिम क्लास पर। जो ये पार्ट 4 है दोस्तों, यही मूल अधिकारों का अंतिम पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अभी तक हमने 4 मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, 2 मूल अधिकार बचे थे, 5 और 6, जिसे हम आज के वीडियो में पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था आर्टिकल 22 के अंतर्गत कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दोस्तों उसको गिरफ्तारी में लेने का कारण भी बताना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है दंड अधिकारी के सामने पेश भी करना होगा और उसको अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार भी होगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो दोस्तों उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या उसके अधिकार होंगे, वो कहां से कहां तक जा सकता है, इन्हीं सारी बातों का जवाब लेकर मैं आज के आपके सामने आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इन बातों का जवाब लें उससे पहले दोस्तों जो हमारा मूल अधिकार बचा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल आपके बहुत ही काम में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आप सब जानते हैं दोस्तों, इस अधिकार के अंदर कितने अनुच्छेद आते थे। इसमें जो अनुच्छेद आते थे दोस्तों, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो दोस्तों पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 31 हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको हटा करके अब अनुच्छेद 300 ए में, ठीक है, उसको कानूनी अधिकार बना के डाल दिया गया है। ठीक, अब दोस्तों पढ़ते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 29। दोस्तों अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, अगर रेगुलर आप क्लास ले रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि संविधान कितना रोचक विषय है और कितना इंपोर्टेंट विषय है। जानने के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन दोस्तों ये हमारे परीक्षा में भी कितनी इंपोर्टेंस रखता है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तो दोस्तों कितना इजी रूप में आपको पढ़ाया जाता है, कितनी सरल भाषा में आपको समझाया जाता है। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो इस बात का आपको एहसास हो चुका होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों हमारे संविधान के अंदर कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी हुई है कि हम अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, लेकिन अगर इसके शब्द पर जाएं, इसका शाब्दिक अर्थ हम अगर निकालें अल्पसंख्यक का, तो दोस्तों उसी के हिसाब से हमें तय करना होता है, और यही प्रक्रिया हमारे संविधान भी बताता है। इसकी कोई अलग से परिभाषा नहीं है। इसको संख्या के आधार पर अगर देखा जाए, अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या, मतलब जो कम संख्या में होंगे उसे हम अल्पसंख्यक कहेंगे। तो ये आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। कैसे करता है दोस्तों, सारी बातें बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका इतना कीमती वक्त, इतना महत्वपूर्ण वक्त बर्बाद हो। अगर आपको लगे आपके काम का है तो आप लिख लेना, वरना आप छोड़कर ही छोड़ देना, सुनकर ही छोड़ देना। आर्टिकल 29 जो है वो यही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अंदर जाके आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर ये सुविधा दी गई है दोस्तों कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो अपनी शिक्षा, अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, और राज्य सरकार भाषा, लिपि, जाति और धर्म के आधार पर किसी से किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये बात कौन कहता है? ये कहता है दोस्तों अनुच्छेद 29। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो इस पाठ का अंतिम अनुच्छेद है, मतलब संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का जो अंतिम अनुच्छेद है वो है दोस्तों अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार
ये दोस्तों इस आर्टिकल का नाम है और इसी आर्टिकल के अंतर्गत यही बात विस्तार पूर्वक समझा दी गई है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अर्थ ये हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन का अधिकार भी उसी के पास हो सकता है और होता भी है। लेकिन दोस्तों इसमें जो एक बात है वो ये है कि राज्य सरकार जैसे और सरकारी शिक्षा संस्थानों को अनुदान देती है, वैसे ही राज्य सरकार इन शिक्षा संस्थानों को भी अनुदान देगी। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षा संस्थान होंगे उन्हें भी राज्य सरकार अनुदान देगी। ठीक है, तो ये बातें जो बताई गई हैं ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत बता दी गई है कि शिक्षा स्थानों की ये स्थापना भी कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं और राज्य सरकार बिल्कुल भी कोई भी भेदभाव अनुदान देने में नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगला जो हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है और ये बात मैं आपसे कई बार बता चुका हूं। जब मैं अनुसूचियां आपको पढ़ा रहा था, नवी अनुसूची जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आर्टिकल 31 में ही मतलब आर्टिकल 31 का भाग बी, आर्टिकल 31 का भाग बी इसमें संशोधन हुआ, मतलब ये जोड़ा गया और इसके अंदर ही हमारी नवी अनुसूची का प्रावधान किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में आर्टिकल 31 में बी जोड़ा गया और उसके अंतर्गत नवी अनुसूची का प्रावधान किया गया था। अगर पूछा जाए आपसे नवी अनुसूची किस आर्टिकल द्वारा जोड़ी गई तो आप कहेंगे आर्टिकल 31, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है। वो कहां पहुंच गया है? संपत्ति के अधिकार में। अब चलते हैं दोस्तों जो आर्टिकल और जो हमारा अंतिम मूल अधिकार है आर्टिकल 32। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अब दोस्तों ये अनुच्छेद 32 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसी को संविधान की आत्मा, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये वाला सवाल कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहते हैं। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी दोस्तों डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। ठीक, क्या बात कही थी? आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताया था। ठीक है, ये तो हो गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात। अब आर्टिकल 32 को क्यों कहा गया है संविधान की आत्मा? इसलिए कहा गया है दोस्तों कि जब भी कोई केस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कोई छोटी मोटी चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है, तो उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है। आपने देखा होगा आमतौर पर जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें केस लड़ता है, वहां से जाता है तो फिर उच्च न्यायालय में जाता है और वहां से फिसलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन दोस्तों जो भी हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, उन पर यानी कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी भारतीय नागरिक के जितने भी ये मूल अधिकार हैं उन पर अगर खतरा मंडरा रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मेरे मूल अधिकार मुझे पूरी तरीके से नहीं मिल रहे हैं या फिर मेरे मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो दोस्तों अगर वो चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक, चाहे मर्डर केस भी अगर है दोस्तों तो आपने देखा होगा सबसे पहले जिला न्यायालय ही लड़ते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 32 में ये प्रबंध किया गया है कि कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 32 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के समादेश करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के समादेश, जिसे हम रिट कहते हैं, 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट को देता है हमारा आर्टिकल 32। ठीक है, और ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं? अगर दोस्तों जो मैंने अभी बोला अगर आपके काम का हो तो उसे आप कॉपी पेन लेकर के लिख लें और यही आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर पर जो आती है दोस्तों, ये आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरी है दोस्तों परमादेश,
इसको दोस्तों परमादेश हो गया, मैंडमस, और जो तीसरा है हमारा उसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख। और जो चौथी रिट है उसको बोलते हैं दोस्तों उत्प्रेषण। और जो पांचवी और अंतिम रिट है उसको बोलते हैं दोस्तों बंदी परीक्षा का परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, और जो होती है वो होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसकी स्पेलिंग शायद, जी हाँ गलत है, अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, कोवारंटो, इंग्लिश नेम इसका कोवारंटो। अब ये 5 प्रकार की रिटें हैं दोस्तों जो संविधान का आर्टिकल 32 हमारे सुप्रीम कोर्ट को जारी करने के लिए देता है, या उच्चतम न्यायालय को देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई अगर आपको अवैध रूप से बंदी बना लेता है तब आपके पास क्या अधिकार होगा, तो इन सारे बातों के जवाब आपको इन सारी रिटों में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, ये सारा आप उतार लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस समय आपने देखा होगा कि दुनिया में महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, सभी लोग परेशान हैं, केवल हमारा देश ही परेशान नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी हमारे पास समय है, खाली समय है, ठीक है, जिसमें हम केवल वही काम करते हैं जो हमारी इच्छा करती है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उस काम को करने की हमारी इच्छा नहीं करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, व्यक्ति वही होता है जो चुनौतियों को अवसर में बदल दे। ठीक, ये चुनौती है पूरी दुनिया के लिए, ये चुनौती है आपके लिए, और ये चुनौती है हमारे लिए दोस्तों। ठीक है, अब या तो आप ये सोच कर बैठे रहें कि कब वक्त अच्छा आएगा जब हम पढ़ेंगे, पता नहीं कब ये महामारी जाएगी, कब वैकेंसी का मतलब या तो नोटिफिकेशन आएगा अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपका कोई लंबित है तो आप सोच रहे होंगे कब डेट आएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक मोटे तौर पर बताऊं कि वक्त अच्छा कभी नहीं आता है, वक्त अच्छा बनाना पड़ता है। तो दोस्तों यही वो चुनौती है जिसको आपको अवसर में बदलना है। पुराने जो राजा महाराजा होते थे वो युद्ध का इंतजार नहीं करते थे कि भाई जब युद्ध की घड़ी निकट आ जाएगी तभी हम हथियारों को पहनाएंगे, धार लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता था दोस्तों, उनका एक विभाग इसी काम पे लगा हुआ होता था कि पता नहीं कब आक्रमण हो जाए, कब युद्ध छिड़ जाए। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी अभी से ही अपने दिमाग पर धार लगानी होगी, और अभी से ही आपको ये ठानना होगा कि जब भी एग्जाम आ जाए तब मुझे ऐसा बन करके जाना है कि एग्जाम हॉल के बाहर अगर हम खड़े हैं तो दिल के अंदर से एक आवाज आए कि एग्जामिनर आज जो मर्जी वो पूछ लेना, आज हम फुल तरीके से तैयार हैं, क्योंकि लॉकडाउन का जिस तरीके से सदुपयोग होना चाहिए था उस तरीके से हमने किया है। हमने जितना भी खाली समय था वो सारा हमने पढ़ाई में बिताया है। इस तरीके से हमने अपने दिमाग पर धार लगाई है, अपनी पढ़ाई को निखारा है कि आज हम तुमसे नहीं डरने वाले। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, पढ़े रहने से अच्छा है पढ़ते रहिए। ठीक, तो पढ़ते रहेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, और एंड टाइम पे जब हम रिवीजन करेंगे तो चीजें हमें इतनी आसान लगने लगेंगी जितना आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आर्टिकल 32 पर, जिसकी पहली जो रिट थी वो क्या थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहती है, इसके अंतर्गत ये उस व्यक्ति के मतलब प्रार्थना पर, मतलब कोई व्यक्ति गया प्रार्थना लेकर के, तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर ये रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक, मतलब आप ऐसा नहीं है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएं, जा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन इसकी एकदम मैक्सिमम सीमा दे रखी है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप न्यायालय चले जाओ अगर नहीं जाना चाहते तो, लेकिन आप जा सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो ये कहता है कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, मुझे ना तो गिरफ्तार करने का कोई कारण बताया है, तब ये रिट सुप्रीम कोर्ट या संबंधित न्यायालय उस पद अधिकारी को ये रिट मतलब ये आदेश भेजता है जिसने उसको गिरफ्तार किया हुआ है कि आप इस व्यक्ति को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर उपस्थित कीजिए
तब न्यायालय इसके गिरफ्तार किए जाने के कारण का स्पष्टीकरण करेगा। आगे बात समझो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, तब संबंधित न्यायालय जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है उस अधिकारी को ये रिट, ये आदेश देता है कि आप इस व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर भेजें, ताकि न्यायालय इसके बंदी बनाए जाने का कारण स्पष्ट कर सके। ठीक, ये है हमारी पहली रिट। फिर दूसरी है दोस्तों परमादेश। ये तब जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी मतलब जितने भी सरकारी पदों पर अधिकारी होते हैं ना, उनके लिए है ये। तो ये कोर्ट द्वारा उन अधिकारियों के लिए, उन पदाधिकारियों के लिए ये रिट जारी की जाती है। किन के लिए? जो अपने कार्य का सही रूप से मतलब अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे होते हैं। जो पदाधिकारी अपना कर्तव्य बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से नहीं निभा रहे होते हैं, तब ये रिट, ये आदेश उन्हें दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ निर्वहन कीजिए और आप अपने कर्तव्य को समझिए और आप अपने कार्य को कीजिए, अन्यथा आपके साथ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये थी हमारी दूसरी रिट। फिर है इसके बाद तीसरी रिट, और तीसरी रिट है दोस्तों प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालय को, मतलब जो छोटे न्यायालय हैं, उन्हें ये रिट भेजी जाती है। क्यों भेजी जाती है? कि इस मामले की सुनवाई आप अपने यहां ना करें, क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना। मतलब मान लो किसी कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है, ठीक, मान लो आप जिस भी जिले से हैं उस जिले की न्यायालय में कोई सुनवाई चल रही है और ये बात पहुंच गई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, है ना। उन्हें पता चला कि उस जिले में जो सुनवाई चल रही है वो वहां की है ही नहीं, वो तो दूसरे जिले की न्यायालय की है। तो तब वहां से ऊंची अदालत से नीची अदालत में इस रिट द्वारा आदेश आएगा कि आप इस मुकदमे की सुनवाई अपने यहां पर ना करें, क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, प्रतिषेध लेख। उसके बाद में है दोस्तों उत्प्रेषण, है ना। ये था आपका प्रतिषेध लेख और चौथा है आपका उत्प्रेषण। तो जैसे ये थी ठीक ये भी वैसी ही है, मतलब ये भी उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा अपने निम्न न्यायालय को ही भेजी जाती है। लेकिन वो क्यों भेजी जाती थी उसमें अंतर था, और ये क्यों भेजी जाती है इसमें अंतर है। ये आदेश ही है एक तरीके का। ये तब जारी किया जाता है जब कोई मामला छोटी अदालत में लंबित होता है काफी समय से। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि आप अपने, तो आपकी अदालत में जो मुकदमे लंबित हैं उन मुकदमों को, उन मामलों को आप वरिष्ठ अदालत में भेजें, मतलब आप अपने से ऊंची अदालत में भेजें। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो किसी अदालत में, छोटी अदालत में कोई मामला कई वर्षों से लंबित है, उस पर सुनवाई ही नहीं हो रही है, तब अगर इसकी सूचना किसी भी माध्यम से वहां चली जाती है लेख द्वारा, तो वहां से तब ये रिट जारी की जाती है उस न्यायालय को, जो छोटा न्यायालय था, कि आप इस मामले को अपने वरिष्ठ न्यायालय में, मतलब अपने से ऊंचे न्यायालय में भेजो, क्योंकि ये बहुत दिनों से टंगा हुआ है। तो लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए बड़ा न्यायालय उत्प्रेषण की रिट छोटे न्यायालय को, मतलब निम्न न्यायालय को भेजता है। अब उसके बाद अंतिम जो बचा वो बचा अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये कब जारी करता है कोई भी अदालत, या ये आदेश कब जारी होता है? ये आदेश तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष पद अधिकारी का पद ग्रहण करके उसके कार्य को कर रहा होता है, लेकिन उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं होता। ये दोस्तों संवैधानिक भाषा है, या मैं कहूं तो ये थोड़ी टफ भाषा है ना। थोड़ा सा अगर आप नए हैं, मतलब संविधान पढ़ रहे हैं, तो शायद इन शब्दों का मतलब आपके समझ में ना आए, लेकिन आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, फिर सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष पदाधिकारी का पद ग्रहण करके वो कार्य कर रहा होता है जिसका उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं होता है,
तब ये रिट उस व्यक्ति पर लागू होती है। उसको जो है मतलब ये आदेश दिया जाता है कि जब तुम्हारे पास इसका कोई वैधानिक अधिकार है ही नहीं तो आप इस पद को क्यों ग्रहण करे हुए हैं, और उस प्रकार उस व्यक्ति को दंडात्मक कार्यवाही भी दी जा सकती है अगर वो सिद्ध नहीं कर पाया कि मेरे पास वैधानिक अधिकार है। तब इसका अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आपने ट्रेन में सफर किया ही होगा तो आपने देखा होगा ट्रेनों में जो टीटीई आते हैं ना, तो वो आपका टिकट चेक करते हैं। आप उनसे कभी भी नहीं पूछते हो कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, है ना, जिससे कि हम पहचान कर सकें कि आप सरकारी हो या ऐसी हो। तो ये उसी के लिए है, ठीक है। मान लो कोई फर्जी टीटी, मतलब जिसके पास वैधानिक अधिकार नहीं था, तो वैधानिक अधिकार का मतलब यही हो गया कि फर्जी टीटी किसी ट्रेन में टिकट चेक कर रहा है और सरकार को पता चल जाए, है ना, और वो कोर्ट जाए तो कोर्ट से उस व्यक्ति के पास आदेश आएगा कि जब तुझे वैधानिक अधिकार है ही नहीं, मतलब जब आपके पास ये अधिकार ही नहीं था टीटी का, तो आपने क्यों ये काम किया, है ना। तो इसलिए उसको सजा भी दी जाती है। तो ये होता है दोस्तों अधिकार परीक्षा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए। परमादेश रिट अगर कोई पदाधिकारी अपने कार्य का सही रूप से निर्वहन नहीं करता है। प्रतिषेध लेख जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्चतम न्यायालय होते हैं, वो अपनी निम्न अदालत को आदेश देते हैं कि इस मामले को आप अपने यहाँ कार्यवाही ना करें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। उत्प्रेषण ये भी जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने से निम्न अदालतों को यह आदेश देता है कि लंबित मामलों को आप अपने से वरिष्ठ अदालतों में पेश करें। अधिकार परीक्षा अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष पदाधिकारी का अवैध रूप से मतलब प्रयोग करता है, निर्वहन करता है, तो ये अधिकार परीक्षा वाली रिट उस पर लागू होती है। तो दोस्तों ये इसी के साथ हमारे मूल अधिकार बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। कल से जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो होगी भाग 4 की, और भाग 4 है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिस प्रकार से नागरिकता से बहुत सारे सवाल बनते हैं, मूल अधिकारों से बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये 2 भाग और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले। एक भाग 5 जो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, और एक भाग 4 जिसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। तो दोस्तों चुनौती है ये समय, तो इस चुनौती को आप अवसर में बदलें। और दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप रात दिन अपनी तैयारी में लगा दें अगर आपके पास समय है तो। इस समय तो समय ही समय है, इस समय का ही तो आप इंतजार करते थे कि कब यार ऐसा समय आएगा जब कोई दबाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई फालतू काम नहीं होगा, मैं झोंक दूंगा अपने आप को किताबों में। तो ये वही समय है, आप इसको पहचानो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपना वो कर्तव्य निभाते रहो जो कि आपने अपनी आंखों में सपना देख रखा है, जिसके बगैर आपको नींद नहीं आती थी। बातें आपको जरूर थोड़ी सी अटपटी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों जरा गौर से सोचना कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। आपका दिन भी अच्छे से कटेगा और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई सुझाव देना है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट पढ़ना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और अगर लगा है आपको चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।